तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज का केंद्रक, मतलब त्रिभुज का केंद्र क्या होता है इसको ज्ञात करते हैं। तो पहले हम तो यहाँ पर समझ लेते हैं जो त्रिभुज होता है वो केंद्र कहाँ पर होता है। जिससे मान लेते हैं ये त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज ले लो। अब इसका जो केंद्र होगा, केंद्र कहाँ पर होगा, अगर तीनों का हम लाइन खींचेंगे, इसमें मध्य बिंदु खींचेंगे, मतलब मध्य लाइन खींचेंगे, और इनका भी मध्य लाइन खींचेंगे और इन तीनों का खींचेंगे, जहाँ पर इंटरसेप्ट करेगा तीनों लाइन का, वहीं पर क्या होता है, केंद्र होता है। ये क्या है, केंद्र। पहला नंबर ये क्या है, केंद्र, जिसे हम जी, कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। अब देखिए, अब इस तरीके से हम कोई भी फिगर ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आयत ले लेते हैं। अब इसका केंद्र क्या होगा, सेम इसी तरीके से जहां पर इंटरसेप्ट करेगा उसका केंद्र होता है। ठीक है, तो ऐसे हम केंद्र को, मतलब हमको ये पॉइंट जी का पॉइंट चाहिए, जी का निर्देशांक चाहिए। तो आपको क्या दिया रहेगा, आपको तीनों कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। जैसे ये ए दिया है, बी दिया है, ये सी दिया है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x1 y1 z1, और ये कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x2 y2 z2, और ये कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x3 y3 z3। तो आपसे ये केंद्र पूछ लेगा, तो ये केंद्र क्या होगा। तो केंद्र जो होता है, पहले फार्मूला लिख देते हैं। क्या होता है, जो जी के निर्देशांक जो होगा वो क्या होता है, x1 y1 प्लस, बोल सकते हो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपान 2। तो ये होता है जी का निर्देशांक, मतलब जी का केंद्र का फार्मूला। तो आप तो यहाँ पर ऐसे तो निकाल लेंगे, ये आता कैसे है, इसको प्रूव करते हैं, इसको यहाँ पर प्रूव करते हैं किस तरीके से आता है। तो पहले ये क्लियर करते हैं कि जो पॉइंट होता है, मतलब जैसे ये आयत है, आयत का अगर कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट होता है, ये चारों कोऑर्डिनेट होता है। अब इनका हमको क्या निकालना है, इसका मध्य बिंदु। कैसे निकालेंगे, अगर पहले हम तो इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट का हम बीच की दूरी निकाल सकते हैं। बीच की दूरी निकालेंगे तो इसका अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, इनका अनुपात तो यह मान लेते हैं 2:3 निकल जाएगा। ठीक है, पहले हम आयत के बारे में पहले समझा देते हैं, उसके बाद ये समझाते हैं। ठीक है, तो 2:3 ये में आ गया। मान लेते हैं ये क्या आ जाएगा, दूरी 5 है, तो इसमें इसका आधा आधा भाग तो होगा ना, अनुपात में कुछ होगा। ठीक है, तो ये अनुपात में कुछ आ जाएगा। तो इस अनुपात को, मतलब ये मध्य बिंदु है, तो इस अनुपात को हम पहले इस कोऑर्डिनेट के कैसे निकालेंगे, यम अनुपात एन में विभाजित जो अनुपात है उसी को हम निकाल लेते हैं सेम। ठीक है, अब यहाँ पर केंद्र निकालना है, तो इसका भी कोई अनुपात होगा ना। तो इसका जो अनुपात होता है, इसका जो अनुपात होता है वो फिक्स होता है। क्या, जो अनुपात होता है, जैसे ए से डी तक, जैसे मान लेते हैं ये डी है, ये सी है, सी तो है, एफ है, ये के है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका भी अनुपात होता है इसी तरीके से, मतलब ये फिक्स होता है अनुपात। जैसे ए ये मान लेते हैं जी है, ए जी अनुपाते और जी डी जो अनुपात होगा 2:1 होता है। ये आपको पहले से ये, मतलब ये अनुपात इसका फिक्स होता है। ऐसे आप इसका अनुपात जो निकालोगे, बी जी अनुपाते जी के क्या है, 2:1। तो इन तीनों लाइन का अनुपात होता है। ठीक है, तो हमको ये अनुपात पता है 2:1 में है। ठीक है, अगर यहाँ पे चेक करो, अगर ये कोऑर्डिनेट निकल जाए, डी का कोऑर्डिनेट, मतलब डी का अगर कोऑर्डिनेट निकल जाए, तो अब इन दोनों कोऑर्डिनेट से हम क्या निकाल लेंगे, अनुपात पता है, तो हम इसके अंतर विभाजन वाला सूत्र इसके पहले जस्ट पढ़े थे, उससे हम ये कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ये केंद्र निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। पहले तो हमको ये पता है 2:1 में है। तो अब चेक करो, ये जो ए लाइन है ये किस पे जाता है, इस लाइन पर, जिस लाइन के मध्य बिंदु पर जाता है। तो इन दोनों के मध्य बिंदु क्या आएगा, सूत्र चेक करो, ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, मध्य बिंदु। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं डी का निर्देशांक जो आएगा। ठीक है, डी का निर्देशांक जो आएगा, इन दोनों का मध्य बिंदु है ना डी, तो मध्य बिंदु क्या आता है सूत्र, x1, मतलब x1 क्या है, x2 पे है, x3/2, और
y2 प्लस y3 अपॉन 2 और क्या है z2 प्लस z3 अपॉन 2, यही तो है डी का निर्देशांक। ठीक है, अब चेक करो a और d, a और d जो है ये कोऑर्डिनेट आ गया, a और d कोऑर्डिनेट आ गया। अब इनके अनुपात में क्या कर रहा है, 2:1 में विभाजित हो रहा है। तो ये r जो g है ये केंद्र नहीं निकाल सकते, इसके पहले वाले सूत्र देखिए कैसे निकालते हैं। हम वही यूज करेंगे जो इसके पहले अंतः विभाजन में सूत्र बताए थे, देखो उससे ये आपको सूत्र, अब वैसे तो आपको ये सूत्र याद हो गया होगा, x1 x2 x3 ऐसे 3 होता है, पर आपको प्रूफ बता रही है कैसे आता है। ये अनुपात में कुछ कटा है, ये हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, सबके अनुपात जैसे ये होता है यफ, जैसे सी जी अनुपात क्या है जी एफ बराबर 2:1 में, ये आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि ये अनुपात में इसमें ये लाइन कटती है। ठीक है, ऐसे इसका भी अनुपात में कुछ फिक्स होता है, हर एक शेप का एक अनुपात में फिक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब ये कोऑर्डिनेट आ गया, अब इन दोनों के लगाएंगे अंतः विभाजन सूत्र। देखिए 2 लेंगे तो इसका विपरीत लेते हैं, तो मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर g का निर्देशांक, देखिए 2 लेंगे तो इसका विपरीत x1 लेते हैं, x1 क्या है x2 प्लस x3 अपॉन 2 है, और प्लस 1 लेंगे तो इसका विपरीत लेंगे 1 गुणे x1, यही तो लोगे, अपॉन क्या होता है अनुपात के प्लस होता है, यम अनुपात n प्लस होता है, मतलब 2 + 1, चेक कर लो ये कौन सा सूत्र लग रहा है, अंतः विभाजन फार्मूला लग रहा है। उसके बाद देखो 2 लेंगे, y वाले एक साथ में लेंगे, तो 2 गुणे y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 लेंगे, इसका y1 लेंगे, चेक कर लो अपॉन 2 + 1, ये अनुपात वाले बटे ऐड होता है ना। उसके बाद देखो 2 लेंगे तो ये लेंगे z2 प्लस z3 अपॉन 2 प्लस और 1 लेंगे गुणे z1 अनुपात में 2 + 1। अब चेक कर लो ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया, देखो 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, आ क्या गया, जो लाए थे वही तो आ गया। चेक कर लो x1 प्लस x, देखो इसको x1 पहले लिख देते हैं, फिर इसके बाद x2 x3 क्या है 3, और इसमें भी देखो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। तो ये है कोऑर्डिनेट कैसे आया केंद्रक। तो आप त्रिभुज का अगर केंद्र पूछे जाएगा तो आपको 3 कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, अनुपात में किस अनुपात में कट रहे हैं ये आपको दिया रहेगा। ठीक है, अगर दिया है तो आप रख सकते हो, ठीक है, अगर ये नहीं दिया है तो आपको यही रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं दिक् कोण तथा दिक् कोज्या क्या है, डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम 3D खींचते हैं पहले। तो 3D में मान लेते हैं x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस है, कोई लाइन है A और B। ठीक है, अब इस लाइन का हमको क्या चाहिए, एंगल चाहिए, कोण चाहिए। तो क्या होगा, तो पहले हम देखिए लाइन कहीं पर भी हो, हम उसके समांतर खींच के उसको हम उसके समांतर लेके हम मूल बिंदु से लाइन खींच के हम उसके एंगल निकाल सकते हैं। मतलब एंगल क्या होता है, देखिए एंगल ऐसे लाइन है तो इसका एंगल थोड़ी निकाल पाओगे, तो इसके समांतर लेकर हम कोई लाइन यहाँ मूल बिंदु से खींचेंगे जो x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस पे कोई एंगल बना रहा होगा। मतलब हम इसके समांतर कोई एंगल हम खींच लेते हैं P लाइन। ठीक है, अब मूल बिंदु से ये P लाइन इसके समांतर खींच लेते हैं। ठीक है, तो अब ये लाइन है, अब इस लाइन का हमको एंगल चाहिए। अब चेक करो इस लाइन पे मूल बिंदु से जो मूल बिंदु से x एक्सिस पे कोई एंगल बना रहा होगा, चेक करो कोई ना कोई एंगल x एक्सिस पे बना रहा होगा, तो इसको हम मान लेते हैं एल्फा। क्या है, एल्फा कोण बन रहा है। और y एक्सिस पे भी कुछ एंगल बना रहा होगा। ठीक, सब पॉजिटिव धनात्मक दिशा में बन रहा है, तो इसमें क्या है बीटा कोण ले लेते हैं। और z एक्सिस पे भी कोई एंगल बन रहा होगा, मतलब कोई भी लाइन अगर 3D पे है तो उस पे देखो मूल बिंदु से जो लाइन गई है तो वो क्या है
कोई ना कोई एंगल जरूर बनाएगा। तो इसमें अल्फा कोण बन रहा है, तो इस पे बीटा कोण, इस पे गामा कोण मान लेते हैं, ठीक है। तो जो अल्फा और बीटा और गामा है इसे बोलते हैं, अल्फा बीटा और गामा जो है इसे बोलते हैं दिक् कोण बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हम कॉस में ले लेंगे, अगर मान लेते हैं इसको हम कॉस ले लें, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, तो इसे बोलते हैं दिक् कोसाइन, ठीक, जिसे बोलते हैं दिक् कोज्या डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। अब चेक करो जो लाइन है क्या एक ही एंगल बनाएगा, चेक करो ये लाइन तो ऐसे रेखा है ना, रेखा तो ऐसे भी जा सकती है ना, ऐसे। तो अब देखो अगर एक्स एक्सिस पे इसमें अल्फा एंगल बन रहा है, तो जो इधर जाएगा तो इधर एंगल जो बचेगा, जैसे लाइन गया होगा, चेक करो ये 3D है, कोई 3D है ऐसे, ठीक है, या इसको हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं। अब ये जो लाइन है ऐसे गया है P, जो लाइन है ऐसे P गया है, ये एक्स एक्सिस है, इस लाइन को ले रहे थे, और ये लाइन है इस पे जो अल्फा कोण बना है, तो ये लाइन ऐसे भी गया है ना। तो अब देखिए अगर इस पे अल्फा कोण बन रहा है तो इधर कितना एंगल बनेगा, तो इधर देखो टोटल पे कितना होता है 180, तो इधर कितना बनेगा पाई माइनस अल्फा। मतलब एक लाइन पर, एक रेखा पर दो तरीके से एंगल बन सकता है। एक क्या हो रहा है, एक अल्फा कोण बना तो एक क्या होगा निगेटिव कोण, मतलब पाई माइनस अल्फा। तो बोल सकते हो जो एक कोण है इसमें कॉस अल्फा, कॉस पाई माइनस अल्फा, मतलब एक लाइन पर दो एंगल बनते हैं, और कॉस बीटा माइनस कॉस पाई माइनस बीटा कॉस पाई माइनस गामा। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस में कॉस गामा। तो दो तरीके से एंगल बनेंगे, एक पॉजिटिव बनेंगे, एक निगेटिव बनेंगे। अब यहाँ पर समझते हैं, अगर हम इनको हम मान लेते हैं, इन्हीं को हम डिनोट कर देते हैं, इसको हम यल से व्यक्त कर देते हैं, कॉस अल्फा को हम यल से व्यक्त कर देते हैं, और कॉस बीटा को एम से व्यक्त कर देते हैं, और कॉस गामा को एन से व्यक्त कर देते हैं, ठीक है। तो एल एम एन क्या है, एल और एम और एन क्या है, एक दिक् कोसाइन होगा, ठीक है। ये क्या होगा, एक दिक् कोसाइन। देखिए जो दिक् कोसाइन होता है वो किसी लाइन का होता है, किसी पॉइंट का नहीं, किसी लाइन का होता है, एक लाइन का होता है दिक् कोसाइन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब इसके बाद ये क्या होता है, दिक् कोसाइन और दिक् कोज्या क्या होता है, ये आपको बता दिए। किसी लाइन का दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात, अभी दिक् अनुपात नहीं है, दिक् कोसाइन और दिक् कोण क्या होता है ये आपको समझा दिए। अब इस पर हम कुछ पॉइंट और हैं उसको भी ले लेते हैं इसमें। तो जैसे मान लेते हैं इसमें एक्स एक्सिस पे दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, क्या पूछ लें इसमें, एक्स अक्ष पर दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो एक्स एक्सिस पे दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे, देखो पहले तो हम 3D बनाते हैं यहाँ पर एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, कह रहा है इस पे दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, तो अब इस पे जो पॉइंट जो कुछ भी होगा क्या होगा, देखो एक्स एक्सिस पे देखिए अगर कोई लाइन है, ये लाइन का हमेशा क्या होता है दिक् कोसाइन निकाला जाता है। अब ये एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उस पे जो मतलब कोई लाइन है, तो अब वो लाइन जो होगा तो इसमें देखो एक दूसरे क्या बनते हैं, ये हमेशा 90 अंश कोण बनते हैं। तो इसमें आप बोल सकते हो जो कॉस मतलब अल्फा मान जो आएगा एक्स एक्सिस पे समांतर है, चेक कर लो, मतलब इसी पे है तो ये 0 अंश होगा। बीटा का मान जो आएगा, बीटा का एंगल कितना बन रहा है 90 अंश, और गामा का एंगल कितना बन रहा है 90 अंश। तो आप कॉस अल्फा दिक् कोसाइन निकाल सकते हो, एल बराबर कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या, कॉस 0 का मान क्या होता है 1, और एम बराबर कॉस को बीटा, बीटा कितना है 90, कॉस 90, कॉस 90 का मान क्या होता है 0, एन क्या है कॉस 90 अंश
क्या है इसका भी 0। तो इस कोऑर्डिनेट पे क्या पता चले, देखिए अगर कोऑर्डिनेट ये इसी एंगल निकल जाएगा तो ये क्या 1,0,0 यही तो कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस पे। तो आप देखिए इसमें अल्फा और बीटा गामा क्या है, ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ये लाइन देखिए इसी एक्स एक्सिस पे। तो इस तरीके से हम कोई भी अगर पॉइंट दिया रहेगा उस पर जो लाइन बनेगा, मतलब अगर मान लेते हैं 2 पॉइंट दिए, इसका जो लाइन होगा उसका दिक् कोसाइन निकाल सकते हो, ठीक है, दिक् अनुपात निकाल सकते हो। तो अब देखते हैं इसमें और पॉइंट क्या है, इसमें नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं दिक् अनुपात क्या है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए डिफिनेशन इसका क्या कह रहा है, यदि किसी सरल रेखा के दिक् कोज्याय हो, तो मतलब कि कोई रेखा है उसका दिक् कोज्याय है और कोई 3 संख्याएं ए बी सी जो इनके समानुपाती हो, मतलब जो दिक् कोज्याय हैं उनके समानुपाती कोई और पॉइंट है, मतलब कोई क्या है संख्याएं हैं जो इसके समानुपाती हैं, तो उस सरल रेखा के दिक् अनुपात कहे जाते हैं। तो मतलब इसमें क्या कह रहा है, हम पढ़े हैं क्या दिक् कोज्याय क्या है, LMN क्या होता है, दिक् कोज्याय, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें इसके समानुपाती, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं L समानुपाती किसके होते हैं, एक ऐसे M जो समानुपाती है B के और N समानुपाती किसके, C के। अब देखिए ये अनुपात हटाएंगे, मतलब समानुपाती से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर लगाएंगे K लग जाता है तो A हो जाएगा। अब यहाँ पर M बराबर KB, N बराबर KC। अब K का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, L/A। यहाँ पर K का मान निकालेंगे तो K का मान M/B और K का मान निकालेंगे N/C, ठीक है। K तीनों सेम है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं L/A और M/B और N/C। ये आपको एक रिलेशन निकल के आया। अब बोल सकते हो जो यम यानी है क्या है, दिक् कोज्याय है और ABC क्या है, दिक् अनुपात होता है, क्या है, दिक् अनुपात, ठीक है। तो ये आपसे रिलेशन निकल रहा है, अगर कोई समानुपाती है तो L/, इसका समानुपाती आपको इक्वल होंगे तीनों, ठीक है। हमेशा दिक् कोज्याय के हमेशा अनुपात इक्वल होते हैं तीनों के। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या दिया है।